नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का राज्यसभा में बयान। पैंगोंग झील के आसपास से सैनिकों को हटाने को लेकर भारत और चीन के बीच हुआ समझौता। चक्का जाम के बाद किसान रोकेंगे ट्रेनों को। 18 फरवरी को संयुक्त मोर्चा ने दिया रेल रोको आंदोलन का आह्वान। 3 से 4 साल में अयोध्या में बनकर तैयार हो जाएगा भव्य और दिव्य राम मंदिर। आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर कृष्ण गोपाल शर्मा ने दी जानकारी। 9 फरवरी को बादलपुर में दोहरे हत्याकांड के आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़। 3 बदमाशों को लगी गोली, 7 पकड़े गए। और मौनी अमावस्या के दिन गुरुवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लगाई संगम में डुबकी। आनंद भवन का किया दौरा। नजर 2022 यूपी चुनाव पर। भारत और चीन के बीच पैंगोंग झील के आसपास से सैनिकों को हटाने का समझौता हो गया है। यह जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को राज्यसभा में दी। उन्होंने कहा कि इस समझौते में भारत ने कुछ भी खोया नहीं है। दोनों पक्ष डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया को लेकर सहमत हैं। एलएसी पर तैनाती के कुछ मुद्दे को अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि जल्द से जल्द पूरी डिसएंगेजमेंट हो जाएगी। राजनाथ ने कहा कि हम नियंत्रण रेखा पर शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने चीन को हमेशा यह कहा है कि दोनों देशों के प्रयास से ही द्विपक्षीय संबंध सुधर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को संसद के बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में चीन से जारी गतिरोध पर बयान दिया है। रक्षा मंत्री का बयान ऐसे समय पर आया है जब चीन ने यह दावा किया है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के कुछ हिस्सों से डिसएंगेजमेंट शुरू हो गई है। राज्यसभा में राजनाथ सिंह ने सदन को जानकारी दी है कि इस बातचीत में भारत ने कुछ भी नहीं खोया है। दोनों पक्ष पूरी तरह डिसएंगेजमेंट को लेकर सहमत है। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम पैंगोंग झील के उत्तर दक्षिण किनारे पर बातचीत शुरू कर चुके हैं। एलएसी पर तैनाती के कुछ मुद्दों को अभी तक सुलझाया नहीं जा सका है। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि जल्द से जल्द पूरी डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। इन दिशा निर्देशों के दृष्टिगत सितंबर 2020 से लगातार मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला जाए। अभी तक सीनियर कमांडर्स के स्तर पर 9 राउंड्स की बातचीत हो चुकी है। राजनयिक स्तर पर भी WMCC यानी वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर के तहत भी बैठकें होती रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि चीन के साथ हमारी निरंतर वार्ता से पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण तट पर डिसएंगेजमेंट पर समझौता हुआ है। इस समझौते के भारत चीन चरणबद्ध तरीके से आगे की तैनाती को हटाएंगे। राजनाथ सिंह का कहना है कि चीन को इस बात से अवगत हो जाना चाहिए कि दोनों देशों के रिश्ते 3 अहम सूत्रों पर टिके हुए हैं। पिछले वर्ष से मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर चीन के साथ हमारा संबंध बना रहा है। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर हम इस समस्या का समाधान चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। दूसरा, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलेटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास न किया जाए। तीसरा, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। सभापति महोदय, फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौट जाएं। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम नियंत्रण रेखा पर शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।
भारत ने हमेशा द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने चीन को हमेशा यह कहा है कि दोनों देशों के प्रयासों से ही द्विपक्षीय संबंध सुधर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। 18 फरवरी को किसान संयुक्त मोर्चा ने देश भर में रेल रोको अभियान चलाए जाने का ऐलान किया है। पिछले 77 दिनों से दिल्ली के बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने आगामी दिनों में आंदोलन को बढ़ाए जाने के लिए रणनीति तैयार की है। 12 फरवरी को राजस्थान के सभी टोल प्लाजा फ्री कराए जाएंगे। 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों की याद में कैंडल मार्च व 16 फरवरी को सर छोटू राम की जयंती आंदोलन स्थलों पर मनाई जाएगी। केंद्र द्वारा जारी तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर किसान 77 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के संयुक्त मोर्चा ने आंदोलन को धार देने का ऐलान करते हुए 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको अभियान चलाए जाने का ऐलान किया है। मोर्चा के डॉक्टर दर्शन पाल ने कहा कि 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। एंड फाइनली 18 तारीख को रेल का चक्का जाम करने का कॉल दिया गया है, जो दोपहर 12 बजे से लेके शाम 4 बजे तक 4 घंटे का ट्रेन जो है उसका रास्ता रोका जाएगा पूरे देश में। ये 4 प्रोग्राम हमने 4 से ज़्यादा ही हैं, ये प्रोग्राम्स आज प्लान किए हैं और इन प्रोग्राम्स के साथ आप जानते हैं कि पूरे देश में खास करके राजस्थान, हरियाणा में, पंजाब में भी बड़ी बड़ी महापंचायतें हो रही हैं। जैसे कल एक बड़ी पंचायत पंजाब में लुधियाना जिले में होने जा रही है, आज हरियाणा में है। इससे पहले राजस्थान के सभी रोडों को एक दिन के लिए टोल मुक्त कराने की बात भी कही गई थी। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किसानों से आंदोलन खत्म किए जाने की अपील से अलग किसान आंदोलन का दायरा बढ़ाए जाने की तैयारी में लगे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि 12 फरवरी को राजस्थान के सभी टोल प्लाजा टोल फ्री कराए जाएंगे। 14 फरवरी को पुलवामा हमले में शहीद जवानों के बलिदान को याद करते हुए देश भर में कैंडल मार्च, मशाल जुलूस और अन्य कार्यक्रम होंगे। 16 फरवरी को किसानों के मसीहा सर छोटू राम की जयंती के दिन देश भर के किसान एकजुटता दिखाएंगे। 14 तारीख को हमने किसान और जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए और उस दिन हमने इतने यहाँ किसान शहीद हुए या 14 को पुलवामा हुआ था, उस दिन किसानों और जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश में कैंडल मार्च और मशाल मार्च का कॉल दिया है और शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक पूरे देश में लोग जो हैं ये कॉल को इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे शहीदों को। और उसके बाद 16 तारीख को पूरे देश में छोटू राम जी का जो दिन है, उस दिन में छोटू राम जी के जयंती में पूरे देश में छोटू राम जी का क्या जिंदगी क्या था, उन्होंने क्या क्या किसानों के लिए क्या क्या किया, कर्जे के लिए क्या क्या, जमीन सुधारों के लिए क्या किया, खेती सुधारों के लिए क्या किया, ये तमाम चीज़ उनकी ज़िंदगी से संबंधित जो है उसके लिए तहसील और जिला पद्धर में मीटिंग्स करके, पब्लिक मीटिंग्स करके लोगों को बताया जाएगा। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से वार्ता करने और आंदोलन समाप्त करने की अपील की थी, लेकिन इस अपील के बाद भी किसान अपनी कानून वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान आंदोलन में लगातार किसानों की संख्या बढ़ रही है। हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर कृष्ण गोपाल शर्मा गोपाल जी ने कहा कि अगले 3 से 4 साल के भीतर अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। अब हम सभी का नैतिक दायित्व है कि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाए। वह कौशाम्बी स्थित यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संकलन के लिए आए थे। वहीं अस्पताल के एमडी डॉक्टर पीएन अरोड़ा का कहना है कि देश के करोड़ों लोगों की तरह उनका भी सपना था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने। अब यह सपना पूरा होने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल शर्मा गोपाल जी ने कहा कि अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बने, यह देश के हर नागरिक का सपना था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ।
अब हम सभी का नैतिक दायित्व है कि अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण कराया जाए। इसके लिए सभी प्रयासरत है। कौशाम्बी स्थित यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए निधि संकलन को प्रभारी गोपाल जी ने कहा कि इस अभियान के तहत 4.5 लाख गांवों तक संपर्क किया जाएगा। में देश के प्रत्येक प्रांत के लोग सहयोग कर रहे हैं, प्रत्येक भाषा के लोग सहयोग कर रहे हैं, प्रत्येक पंथ संप्रदाय के लोग सहयोग कर रहे हैं, प्रत्येक जिले से लोग आ रहे हैं सहयोग करने के लिए। तो ये मंदिर जो है ना, ये केवल एक पूजा स्थल के साथ साथ सारे देश के एकता का सूत्र भी स्थापित कर रहा है ना। आज तक कोई स्थान ऐसा पिछले 100 साल में नहीं बन सका था जिसमें देश के प्रत्येक गांव ने सहयोग किया। अब जिले तक नहीं, जब हम 4.5 लाख गांव से अभी सहयोग ले लेंगे तो बाकी के लोग थोड़े दिन बाद सहयोग करेंगे। एक अभियान में 2-2.5 महीने के अंदर एक 4.5 लाख गांव से सहयोग आ जाएगा, है ना। और 6 लाख गांव है देश में कुल, बाकी 1.5-2 लाख बचेंगे, तो आगामी आने वाले वर्ष 2 वर्ष में वे सहयोग कर देंगे। तो कुल मिलाकर ये 6-6.25 लाख गांव का एक प्रतिनिधित्व के रूप में खड़ा हो जाएगा। पहले चरण में 3.5 लाख गांव में निधि संकलन अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान 10 करोड़ लोगों के साथ मुलाकात करने की योजना है। विश्वविख्यात आर्किटेक्चर सोमपुरा, जिन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर को बनाया था, वही अब श्री राम मंदिर निर्माण के लिए डिजाइन तैयार कर रहे हैं। मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी L&T कंपनी को सौंपी गई है। इसमें सोमपुरा जी ने पूरा डिजाइन तैयार किया है, उन्होंने पुराना मानचित्र तैयार किया, डिजाइन कर रहे हैं। L&T कंपनी के लोग निर्माण कर रहे हैं, टाटा कंसल्टेंसी के लोग सबके साथ मिलकर तालमेल के साथ उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा जी इसके निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। तो बहुत अच्छे और बड़े अनुभवी लोग इस काम को कर रहे हैं। हमको लगता है आगामी आने वाले 3-4 वर्षों में बन जाना चाहिए। वहीं यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के MD डॉक्टर PN अरोड़ा का कहना है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बने, यह देश के करोड़ों लोगों के साथ उनका भी सपना था। आज यह सपना मूर्त रूप ले रहा है, जिसे देखकर मन प्रसन्न हो रहा है। सिर्फ घर एक सपना होता है ना, मंदिर हम लोगों का एक सपना था कि ये मंदिर कभी बनेगा, क्या हमारे जीवन काल में बनेगा? बिल्कुल ऐसा कभी हमने सोचा नहीं था। इच्छा थी, लेकिन क्या हमारे जीवन काल में पूरा हो जाएगा? ये हो गया, पूरे देश का सपना है। यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की ओर से श्री राम मंदिर निर्माण के लिए 60 लाख रुपए एकत्र कर दिए गए। अस्पताल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी से लेकर साउथ इंडियन क्रिश्चियन नर्सों ने भी राम मंदिर के लिए आर्थिक समर्पण दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। 9 फरवरी को गौतम बुद्ध नगर के थाना बादलपुर क्षेत्र के गिरधरपुर गांव में दिन दहाड़े हुए दोहरे हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बृहस्पतिवार तड़के एक मुठभेड़ के दौरान 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। गिरफ्तार बदमाशों में 3 पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था। गुरुवार सुबह बादलपुर पुलिस ने अंबेडकर पार्क के पास से सभी को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों ने 9 फरवरी को गिरधरपुर गांव में रास्ते के विवाद को लेकर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी, जिसमें अमित व सलेख नामक 2 लोगों की मौत हो गई थी। रास्ते के विवाद में 9 फरवरी को गौतम बुद्ध नगर के थाना बादलपुर क्षेत्र के गिरधरपुर गांव में दिन दहाड़े हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में पुलिस ने गुरुवार तड़के एक मुठभेड़ के दौरान 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की ओर से चलाई गई गोली 3 बदमाशों के पैरों में लगी है। पुलिस ने इनके पास से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल, राइफल और एक कार बरामद की है। इस घटना से ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। पुलिस उपायुक्त जोन द्वितीय हरिश्चंद्र का कहना है कि 11 फरवरी की सुबह थाना बादलपुर पुलिस अंबेडकर पार्क के पास चेकिंग कर रही थी। पुलिस को एक स्विफ्ट कार में
सवार कुछ लोग आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी गोली चलाई। कार से उतरकर बदमाश भागने लगे, तभी पुलिस की ओर से चलाई गई गोली से देवेंद्र, रविंद्र और भोपाल नामक 3 बदमाश घायल हो गए। एक जो है वो सूचना हम लोगों को मिली थी, जिसमें थाना प्रभारी बादलपुर उनकी टीम जो है वो कुछ लोगों को लेके आ रही थी। घेराबंदी हुई उसमें, और इसमें जो है वो क्रॉस फायरिंग हुई। चूँकि 8 तारीख को हमारे यहाँ पर एक गिरधरपुर गांव पड़ता है जहाँ पर डबल मर्डर हुआ था, उस संदर्भ में हमें सूचना थी, इनपुट था, और उसी में जो है ये स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी इससे आ रहे थे कुछ लोग, उसमें इनको रोका गया। रोकने पे जो है वो ये नहीं रुके, इन्होंने फायरिंग की। बदले में पुलिस ने भी फायरिंग की। इसमें 3 लोगों को, देवेंद्र, रविंदर और भोपाल, इनको गोली लगी है। ये 25-25 हज़ार रुपये के रिवार्डी हैं। बदमाशों के कुछ साथी मौके से भाग गए थे, जिन्हें पीछा करके पुलिस ने पकड़ लिया। इनकी पहचान महिपाल उर्फ अल्लू, सत्येंद्र, धर्मेंद्र और जितेंद्र के रूप में हुई है। पुलिस उपायुक्त का कहना है कि पकड़े गए बदमाशों ने 9 फरवरी को गिरधरपुर गांव में रास्ते के विवाद को लेकर दिन दहाड़े ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। इस घटना में अमित और सलेख नामक 2 लोगों की मौत हो गई थी और 4 लोग जो है वो भाग रहे थे, जिसमें पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई, कॉम्बिंग की गई, और 4 अन्य लोगों को भी इसमें गिरफ्तार किया गया। टोटल 7 अरेस्टिंग इसमें हो चुकी है। जो घायल थे उनको अस्पताल में भेज दिया गया, उपचाराधीन है वो अभी। दोहरे हत्याकांड में नामित देवेंद्र, रविंद्र और भोपाल की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा गुरुवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में थी। मौनी अमावस्या के मौके पर प्रियंका गांधी ने यहां पर संगम में डुबकी लगाई। इससे पहले प्रियंका गांधी ने ऐतिहासिक आनंद भवन का दौरा भी किया। यहां उन्होंने अनाथ बच्चों से मुलाकात की। प्रयागराज में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी मनकामेश्वर मंदिर गई। अगले साल होने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी की सूबे में मौजूदगी लगातार बढ़ती जा रही है। कानपुर के बिकरू और कासगंज कांड के बाद एक बार फिर बुधवार रात यूपी के शाहजहांपुर में दबंगों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। शाहजहांपुर के कलान कस्बे में छेड़खानी की शिकायत पर कार्रवाई करने पहुंचे कस्बा इंचार्ज और 3 सिपाहियों पर दबंगों ने हमला बोल दिया और उन्हें मार पीट कर घायल कर दिया। पुलिस टीम पर हमले की सूचना मिलने पर अन्य थानों की पुलिस मौके पर दौड़ पड़ी। घटना के बाद फरार हुए 5 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। उत्तर प्रदेश में इन दिनों अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि 2 दिन के भीतर ही एक बार फिर बदमाशों ने पुलिस पर हमला कर दिया। दबंगों ने उस वक्त पुलिस टीम पर हमला बोला जब यूपी के शाहजहांपुर के कलान कस्बे में हो रहे देवी जागरण में एक बच्ची के साथ छेड़खानी की शिकायत पुलिस को मिली। सूचना पर पहुंचे कस्बा इंचार्ज अपने 3 सिपाहियों के साथ मौके पर पहुंचे तो दबंगों ने उन पर हमला बोल दिया। इस घटना की सूचना मिलते ही अन्य थाने की पुलिस कलान पहुंच गई, जहां 5 आरोपियों को पकड़ लिया गया। एसपी ग्रामीण संजीव कुमार वाजपेयी ने बताया कि बाकी आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। ये कलान क्षेत्र में कल एक जागरण चल रहा था। उस जागरण में छेड़खानी की सूचना पर चौकी इंचार्ज अपने फोर्स के साथ पहुंचे थे और वहां पर कार्रवाई कर रहे थे। उसी दौरान एक पक्ष द्वारा एक पक्ष हमलावर हो गया और अभद्र व्यवहार किया गया। इस संबंध में थाना पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें से 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है। जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी भी पहचान की जा रही है और इसमें सभी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलान कस्बे में एक गल्ला आड़ती परिवार द्वारा देवी जागरण का आयोजन किया गया था। इस बीच परिवार के रिश्तेदार की एक 10 वर्षीय बेटी के साथ पड़ोस के कुछ युवकों ने शराब के नशे में धुत होकर छेड़खानी कर दी। परिजनों ने विरोध किया तो दबंगों ने उनके साथ भी मारपीट कर दी। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई तो दरोगा पंकज चौधरी सिपाहियों के साथ मौके पर पहुंचे और युवकों को हड़काया तो युवकों ने उल्टे पुलिस वालों से हाथापाई शुरू कर दी, जिससे दरोगा को चोट भी आई। अचानक हुए इस हमले के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को विभिन्न स्थानों से धर दबोचा। यूपी में लगातार पुलिस टीम पर हमले की वारदात बढ़ती जा रही हैं। एक दिन पहले ही कासगंज में शराब माफिया ने पुलिस टीम पर हमला किया था, जिसमें एक सिपाही की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। एक और जहां पिछले 77 दिनों से किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस कराए जाने की मांग को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तो
तो वहीं गुरुवार को राष्ट्रीय राजमार्ग 24 से किसानों को हटाए जाने की मांग को लेकर गाजियाबाद उत्थान समिति ने जिला मुख्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हाईवे जाम होने से आम जन को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाजीपुर बॉर्डर से आंदोलनकारी किसानों को हटाए जाने की मांग को लेकर गाजियाबाद उत्थान समिति ने गाजियाबाद मुख्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर वहां से आंदोलनकारियों को हटाए जाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस आंदोलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पूरी तरह से बाधित है, जिसके कारण आमजन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद जो पिछले 75 दिन से परेशान हो रही है, यहाँ की जनता, जिन लोगों ने हमारे रास्ते को रोक के रखा हुआ है, हमारे आने जाने के रास्ते में व्यवधान डाल रखा है, और जिस तरीके से उनका एटीट्यूड है, जिस तरीके से उन्होंने आज हमारे देश का अपमान किया है, जिस तरीके से उन्होंने हमारे झंडे का अपमान किया है, उनके विरोध में हम चाहते हैं कि शनिवार 13 फरवरी को प्रातः 10 बजे एक धरना आयोजन करें, जिसमें कि गाजियाबाद की जो जनता परेशान हो रही है, उन लोगों को एक रास्ता मिले कि किस तरह से आगे अपने डेली रूटीन में प्रॉपर अपने व्यवसाय में जा सके, दिल्ली जा सके, जिससे उनके काम में। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे आंदोलन के विरोध में नहीं हैं, लेकिन जिस तरह से लंबे समय से राष्ट्रीय राजमार्गों को ब्लॉक किया गया है वह गलत है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के प्रधानमंत्री भी कृषि कानूनों को लेकर आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन फिर भी इसे समाप्त नहीं किया जा रहा। ऐसे में आंदोलन की मंशा पर भी सवाल खड़े होते हैं। लेकिन आप सबको जनतांत्रिक तरीके से एक ऐसे सिस्टम में आना पड़ेगा जहां पे आप लोगों के बीच में जाइए। अगर आपको लगता है सरकार ने कुछ ऐसा गलत काम किया है, आप उसका जवाब चुनाव के माध्यम से दीजिए। समिति ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के चलते आंदोलन जारी रखना चाहते हैं। समिति ने राष्ट्रीय राजमार्ग खाली कराने के लिए आम जन को जागरूक करने के लिए सीमांत बिहार में जिला प्रशासन से प्रदर्शन करने की अनुमति भी मांगी है। साथ ही प्रशासन से राष्ट्रीय राजमार्ग को खाली कराने की मांग भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।